हम लोग आज बात करेंगे 10वीं क्लास का फिजिक्स का चैप्टर एक जो है प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है प्रकाश। क्या आता है? सबसे पहला टॉपिक प्रकाश आता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या था? एक ऊर्जा होती है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। किसी उसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में ही हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश क्या होता है? ये एक सीधी रेखा में गमन करता है। और दूसरी बात कि प्रकाश के गमन करने के लिए यानी कि प्रकाश के गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि प्रकाश जो होता है उसको बहने के लिए यानी प्रवाह करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पर विभिन्न माध्यमों पे प्रकाश की चाल जो होती है वो भिन्न भिन्न हो सकती है। ठीक, जैसे हम बात करें निर्वात में, तो निर्वात में प्रकाश की चाल अलग होती है। यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, अगर हम लोग कांच पानी में करें तो पानी में प्रकाश की चाल कितनी हो जाती है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है। जबकि हम लोग कांच में बात करें तो कांच में प्रकाश की चाल जो हो जाता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। ठीक, इसी तरीके से क्या होता है, कुछ जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उस वस्तु को हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। कुछ प्रकाश स्रोत जो होता है वो प्राकृतिक होता है, कुछ मानव निर्मित होता है। यानी कि प्रकाश स्रोत दो प्रकार के, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत वह आता है जो प्राकृतिक द्वारा दिया जाता है, जैसे सूर्य हो जाता है, तारे हो गया, ये सब प्राकृतिक स्रोत है। जबकि मानव निर्मित जो होता है वो यानी क्या होता है? बल्ब हो जाता है, ट्यूब हो जाता है, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया, ये सब मानव निर्मित होता है। यानी कि ऐसा प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा बनाया गया हो वो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहलाता है। अब हम दू- आ जाता है प्रदीप्त वस्तु और प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु जो होता है एक ऐसी वस्तु होता है जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है। प्रदीप्त वस्तु क्या होता है? जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है वो क्या कहलाता है? प्रदीप्त वस्तु। जैसे सूर्य हो गया हमारा, जलता हुआ बल्ब हो गया, जलती हुई टॉर्च हो गई, ये सब क्या जाता है? सूर्य हो गया, तारे हो गया, जलती हुई बल्ब, जलती हुई टॉर्च, ये सब क्या आ जाता है? प्रदीप्त वस्तु हो जाता है। जबकि जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता वह अप्रदीप्त वस्तु होता है। जैसे यहाँ पर हमारा टेबल हो गया, किताब हो गया, कलम हो जाएगा, दीवार हो जाएगा, ये सब अप्रदीप्त वस्तु होगा। अब है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश की किरण यानी कि सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल में उपस्थित कणों पर पड़ती है, यानी पानी की बूंदे हो या जो भी कण है उस पर पड़ती है, और उस पर पड़ने के बाद वो क्या करता है? प्रकाश की किरणों को ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और अवशोषित करने के बाद वो अपनी चारों ओर छोड़ देता है, चारों ओर फैला देता है। तो यही इसी को प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर उसे छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, उन्हीं प्रक्रिया को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। तो इसका प्रकीर्णन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश को की ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर फैला देता है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक, जो सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश की किरणें होती है, एक सरल रेखा पर जो चलने वाली प्रकाश की किरणें होती है प्रकाश का किरण कहलाता है। प्रकाश की किरण क्या होता है कि एक सरल रेखा पर जो चलने वाली किरण होती है उसको ही एक किरण को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का किरण कहेंगे। जबकि प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश का किरण पुंज कहेंगे। प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? किरण पुंज। ठीक, किरण पुंज जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने होते हैं?
मुख्यतः किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक अपसारी किरणपुंज, दूसरा समांतर किरणपुंज और तीसरा अभिसारी किरणपुंज हो जाता है। बात करें अपसारी किरणपुंज का, तो यह इस प्रकार एक जिसमें अपसारी किरणपुंज में क्या होता है कि प्रकाश जो होता है एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। क्या होता है? एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। हम लोग देख सकते हैं कि ये चारों ओर फैलता हुआ नजर आएगा, इधर से इधर से इधर, इधर से इधर से इधर से चारों तरफ से फैलती ही जाता होगा। या हम लोग इसमें देखें कि यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर जो प्रकाश की ये किरण है वो इस तरफ इस तरफ इस तरफ और इस तरफ ये चार और यहाँ से फैल रहा है। इससे जो निकलती हुई इधर इस तरफ से जा रही प्रकाश की किरणें, यानी एक बिंदु यहाँ पर है और इन बिंदु से चारों तरफ जब प्रकाश की किरणें फैलेगी तो इसी को हम लोग अपसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। यानी कि एक बिंदु से चारों तरफ जब प्रकाश की किरणें फैलेगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। बात करें समांतर किरण पुंज की, तो इसमें प्रकाश की किरणें जो होगा वो पूरी तरीके से एक दूसरे के समांतर ही चलता रहेगा, एक दूसरे के समांतर ही जाएगा। यानी कि ऐसा किरण पुंज होगा जो एक दूसरे के समांतर जाता हुआ दिखेगा और बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत से आती हुई किरण पुंज ही समांतर किरण पुंज होता है। यानी कि बहुत दूर से जो प्रकाश की किरणें आती है वही उसी के प्रकाश की किरणें क्या आती है? समांतर किरण पुंज होता है। जैसे हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कि इससे जो प्रकाश की किरणें निकल रही है वो क्या आ रही है? समांतर इससे निकलती है। खास करके तो टॉर्च की जो रोशनी होती है उससे जो प्रकाश से निकलती है उसके भी किरण पुंज क्या होते हैं? समांतर होते हैं। तीसरा हमारा हो जाता है अभिसारी किरण पुंज। तीसरा क्या हो जाता है? अभिसारी किरण पुंज। इसमें प्रकाश की किरणें जो होता है वो एक बिंदु से पर आकर मिलती हुई ही प्रतीत होती है। आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये वाली जो जितनी भी रेखा है सब एक ही बिंदु पर आकर मिल रही है। क्या रहा है? मिल रहा है। यानी कि ये जब एक ही बिंदु से तो मिलेंगे सारे के सारे एक ही बिंदु पर आकर मिलेंगे तो यही हमारा क्या जाएगा? प्रकाश अभिसारी किरण पुंज होगा। इसमें सब एक ही बिंदु पर आकर मिलता हुआ दिखेगा, धीरे 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 चारों तरफ से एक ही बिंदु पर आकर मिल जाएगा। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। यानी पदार्थ इसमें भी 3 होता है, एक पारदर्शी होता है, एक पारभासी होता है और दूसरा तीसरा अपारदर्शी होता है। बात करें पारदर्शी पदार्थ का, तो पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ होता है जिससे प्रकाश क्या हो? आसानी से पार कर जाए। यानी कि जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसको पारदर्शी कहलाता है। जैसे में यानी कि जिस पदार्थ से प्रकाश क्या हो? पार कर जाए आसानी से, वो पारदर्शी पदार्थ होता है। जैसे कांच हुआ, पानी हुआ, हवा हुआ, ये सब पारदर्शी पदार्थ है। पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ वे पदार्थ है जिन पर पड़ने वाले प्रकाश प्रकाश एक छोटे छोटे टुकड़े ही सिर्फ उससे निकल पाते। यानी कि सीधी सी बात यह है कि प्रकाश की किरणें ने जब किसी ऐसे पारभासी पदार्थ से गुजरती है वो तो पूर्णतः उससे नहीं निकल पाती है। उससे क्या होता है? धुंधले की तरह कम मात्रा में ही छोटे छोटे कण ही प्रकाश के पार कर पाते हैं। यानी कि पारभासी पदार्थ होता है क्या? जिसको देखने पर धुंधला दिखे, आर पार पूर्णतः ना देख पाए, धुंधले रूप से दिखे, वो क्या जाता है? पारभासी होता है। जैसे में पार होता क्या है? तो घिसा हुआ कांच जो होता है वो पारभासी पदार्थ हो जाता है। तेल लगा हुआ कागज पारभासी पदार्थ हो जाता है। बैलून हमारा बैलून का रबर हो जाता है। या बादल हो गया, कुहासा हो गया, ये सब पारभासी पदार्थ के ही एग्जाम्पल है। अब बात करें अपारदर्शी पदार्थ की, तो अपारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश आर पार ही नहीं कर पाता। यानी कि वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश क्या हो? निकले ही ना, पार ही ना कर पाए। या दूसरी भाषा में कहे तो वैसा पदार्थ जो जिससे आर पार ना देखे वो क्या हो जाता है? अपारदर्शी पदार्थ हो जाता है। जैसे में लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, कटरा हो गया, पेंट हो गया, ठीक है, धातु का प्लेट, ये सब अपारदर्शी पदार्थ होता है। हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, जो कि चैप्टर का भी एक टॉपिक है। प्रकाश का परावर्तन होता क्या? जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें
परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी ओर लौट जाती है तो प्रकाश की किरणों के टकरा कर वापस लौटने की जो क्रिया होती है उसी को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यानी कि प्रकाश की किरणें जो बिंदु किसी भी बिंदु स्रोत से आ रही है, यानी कि आ रही है प्रकाश की किरणें यहाँ पर, और इससे टकराने के बाद जो वापस प्रकाश की किरणें जा रही है, इसी पूरी प्रक्रिया को ही प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन होता है। क्या होता है? परावर्तन। ठीक, इसमें कई सारे टर्म होते हैं। जैसे पहला क्या जाता है? आपतित किरण होता है। आपतित किरण क्या होता है? जो ये प्रकाश की किरणें आ रही है, प्रकाश की किरणें जो आती है आ रही है, ये जो प्रकाश की किरणें हमारी आ रही है ये वाली, ये यही हमारा क्या है? आपतित किरण। यानी कि जो आती हुई प्रकाश की किरणें होती है और जो आने के बाद परावर्तक सतह से जो टकराती है, वो यही कहा जाता है हमारा आपतित किरण। और जो आने के बाद जो वापस लौट के जा रही है, आने के बाद जो वापस लौट के जा रही है, ये हमारा परावर्तित किरण है। क्या है? और जिस बिंदु पर ये जो मिल रही है हमारा, जिस बिंदु पर आती आपतित किरणें जिस बिंदु पर आकर परावर्तक सतह से मिलती है, वो क्या कहलाता है? हमारा आपतन बिंदु। क्या कहलाता है? आपतन बिंदु। ठीक। और आपतन बिंदु पर जो हो गया, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु जो होता है उसी के तीनों पर एक जब लंब डाला जाता है, क्या किया जाता है? लंब डाला जाता है, तो यही क्या कहलाता है? अभिलंब हो जाता है हमारा। तो यह अभिलंब क्या हो जाता है? तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के ऊपर जो लंब डाला जाता है, आपतन बिंदु के ऊपर जो लंब डाला जाता है, वही हमारा क्या होता है? अभिलंब हो जाता है। आपतन कोण क्या होता है? जो ये जो हमारा आपतित किरण है, आपतित किरण और अभिलंब जो होता है, इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। इसको एंगल आई द्वारा सूचित किया जाता है। क्या होता है? आपतित किरण और आपतन बिंदु के बीच खींचे गए अभिलंब जो कोण बना होता है, यही क्या कहलाता है? अभिलंब होता है। और परावर्तित अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण जो होता है, इन दोनों के बीच जो बने हुए कोण होते हैं, इसको परावर्तन कोण कहते हैं। ये क्या कहलाता है? एंगल आई कहलाता, आर होता है। क्या होता है इसका? आपतित किरण एंगल आई, परावर्तित किरण एंगल आर होता है। ठीक। अब समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण हमारा, ये जो हमारा समतल दर्पण है, समतल दर्पण, इस पर जब कोई प्रकाश की किरण एकदम सीधा पड़ती है, क्या पड़ती है? सीधा। तो ये बिना, जब इस पर कोई प्रकाश की किरणें पड़ेगी तो ये बिना मुड़े हुए सीधा जिस पथ से आया था उसी वह पथ पर वो वापस लौट जाएगी। अब बात करें प्रकाश के परावर्तन के नियम के, किसकी? तो प्रकाश के परावर्तन का नियम जो होता है, यानी कि प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से मुड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होती है, उन नियमों को ही प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। यानी कि प्रकाश की किरणें जिन नियमों को पालन करते हुए परावर्तित होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। ये क्या होता है? तो अभी बताते कि ये जो हमारा है, यहाँ देखो, ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब है। तीनों जो हमारा खींचा गया वो क्या है? एक ही समतल पर है। क्या है? ये जो हमारा समतल है, ये समतल, इस समतल पे भी एक ही तल पर खींचा हुआ है। इसलिए पहला नियम क्या आता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होना चाहिए, तीनों एक ही तल पर होना चाहिए। जबकि दूसरा नियम क्या कहता है कि ये आपतन कोण है जो हमारा, ये आपतन कोण और दूसरा परावर्तन कोण दोनों बराबर हो जाता है। क्या होता है? दोनों क्या हो जाता है? बराबर। यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हमारा आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया और ये हमारा अभिलंब है। तो ये अगर एंगल आई है, ये एंगल आर है, तो हमारा एंगल आई जो होगा हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा। यही बात प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम कहता है। तो पहला नियम क्या जाता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो होता है, तीनों एक ही तल में होगा। दूसरा आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण क्या होगा? परावर्तन कोण के बराबर होगा। यानी कि एंगल आई बराबर एंगल आर हो जाएगा। अब हमारा क्या है? प्रतिबिंब है अगला टॉपिक। प्रतिबिंब क्या होता है? इमेज। क्या होता है? इमेज।
प्रतिबिंब क्या होता है? इमेज। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें जो होती है वो दर्पण से टकराने के बाद यानी कि परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वो उसका उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब भी कितने प्रकार के हो जाते हैं? दो, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। क्या था? आभासी या काल्पनिक दोनों कह सकते हैं उसको। ठीक, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, इस पॉइंट पर हम लोग देखें, वास्तव में मिलती है। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तव में मिलेगी किसी बिंदु पर, यानी कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलेगी वो बिंदु स्रोत उसका वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। क्या जाएगा उसका? वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? तो इस वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा कि इसका यह हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। ठीक, आभासी प्रतिबिंब को देखें तो आभासी प्रतिबिंब क्या था? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है मिलती हुई प्रतीत होती है। आती की जगह पे क्या आ जाएगा? मिलती हुई। क्या आ जाएगा? मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती हुई प्रतीत होती है। जिस बिंदु पर क्या आती है? मिलती हुई प्रतीत होती है, वो उसका क्या कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब होता क्या है कि जिस बिंदु किसी भी बिंदु स्रोत से जो आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वो क्या कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या फर्क हो जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब एक्चुअली में मिलेगा, वास्तव में वो क्या हो जाएगा? किसी बिंदु स्रोत पर मिलेगी। और जबकि आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी। ठीक, आभासी प्रतिबिंब क्या हो जाता है कि ये इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा। ठीक, आभासी प्रतिबिंब जो होता है आभासी प्रतिबिंब को सदा बिंदुओं या टूटी रेखा में दर्शाया जाता है। यानी कि आभासी प्रतिबिंब जब बनेगा कहीं पर उसको हम लोग डॉट डॉट रेखा में दर्शाए या इसे टूटी हुई रेखा में दर्शा सकते हैं। ठीक, अब क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता है? समतल दर्पण क्या होता है? तो पता है कि एक सीधा दर्पण होता है, ये क्या हो जाता है? समतल दर्पण हो जाता है। एक इसकी तरफ पीछे कलई क्या होता है? इसकी क्या विशेषता होती है कि इसमें प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। यदि जैसे इधर कुछ प्रतिबिंब है, जैसे इधर 2 लिखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा। ठीक, इधर ऐसे करके 2 बनेगा। ठीक, क्या होगा? उल्टा बनता है। या 2 की जगह पर अगर हम कोई और चीज ले लें। ठीक, जैसे ये आर, एग्जाम्पल में इधर आर है, इधर ऐसे आर बनेगा। क्या होगा? उल्टा आर बनेगा। तो प्रतिबिंब क्या होता है? दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा क्या है? ये वस्तु का अपेक्षा सीधा बनता है। ये वस्तु जिस जिस ओर रहेगा उसी ओर ये सीधा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। कैसा बनता है? पार्श्विक रूप से उल्टा। पार्श्विक रूप से उल्टा मतलब क्या? कि इसका दायां इसका बायां नजर आता है, इसका बायां इसका दायां नजर आएगा। यही क्या हो जाता है? इसका उल्टा हो जाता है। प्रतिबिंब आभासी होता है। क्या होता है ये? इसलिए क्या होता है? प्रतिबिंब आभासी होता है। क्या होता है? आभासी। आभासी होगा तो क्या होगा? इसको दर्पण के पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है इसको। ठीक, ठीक। और क्या होता है कि इसकी विशेषता कि इस दर्पण में उतना ही आगे बनता है जितना वो वस्तु में रहता है। यानी कि ये इसका वस्तु दर्पण जब जितना आगे होता है उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही बनता है। ठीक, हमारा जो चम्मच होता है, चम्मच चम्मच ये गोलीय दर्पण की तरह कार्य करता है। कैसे काम करता है? गोलीय दर्पण की तरह। गोलीय इसका जो कांच उठा हुआ भाग जो होता है दर्पण का ऊपर वाला भाग हमारा उत्तल दर्पण की तरह काम करता है और धंसा हुआ भाग अवतल दर्पण की तरह काम करता है।
अब बात करें गोलीय दर्पण की, तो गोलीय दर्पण क्या होता है कि एक गोला, एक परावर्त, जैसे यूँ कहें कि दर्पण क्या होता है, एक खोखला गोला होता है, क्या होता है? एक खोखला गोला होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण, एक गोल होता है। ठीक है। गोलीय दर्पण क्या होता है? दर्पण है जो किसी परावर्तक सतह, किसी खोखले गोले का बना होता है, और ये इसको दो भागों में बांट दे जब, तो ये गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। इसको दो भाग में, यदि इसके ऊपर से कलई कर दिया जाए, इसके ऊपर से कलई कर दिया जाए और अंदर वाला भाग क्या है, इसका परावर्तक सतह हो, अंदर वाला भाग, तो यह हमारा अवतल दर्पण हो जाता है। क्या होता है? अवतल दर्पण। ये हमारा क्या हो जाता है? अवतल दर्पण। और जब अंदर वाले भाग को कलई कर दिया जाए और ऊपर वाला भाग ही इसका परावर्तक सतह हो, ये है इसका क्या हो जाता है? उत्तल दर्पण हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्तल दर्पण। यानी कि अवतल दर्पण क्या होता है? जिसका परावर्तक सतह धंसा हो और उभरे हुए भाग पर कलई किया हो। उत्तल दर्पण क्या जाता है कि इसके परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, जबकि धंसे हुए भाग पर कलई किया रहता है। अब अवतल दर्पण की भी का उपयोग देखें तो क्या होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है हजामती दर्पण के रूप में, टॉर्च या वाहनों की हेडलाइट के रूप में, रोगियों के नाक कान गले की जांच करने में, सौर बत्तियों में उपयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो यहाँ से दो सवाल बनते हैं। एक तो सवाल पूछा जाता है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है, और दूसरा सवाल कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक। आप गोलीय दर्पण को और अच्छा से देखें तो इसमें कई पद होते हैं, जैसे कि एक ध्रुव है। ध्रुव क्या होता है कि गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण, इसके जो केंद्र मध्य भाग जो होता है वो इसका क्या कहलाता है? ध्रुव हो जाता है। यानी कि हम ये जो इसका पी वाला भाग देख रहे हैं, पी वाला, अगर इसको जूम करके अच्छे से दिखाया जाए, अच्छे से, तो देखो ये वाला जो हमारा भाग है, ये ये भाग हमारा, ये ध्रुव होता है। क्या होता है? ध्रुव होता है। ये क्या होता है हमारा? ध्रुव होता है। यानी कि ये जो बीच वाला भाग है ये क्या है? वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र जो क्या है, वो गोलीय दर्पण जो हमारा है उसका जो केंद्र है, क्या है? केंद्र है। यही क्या है इसका? वक्रता केंद्र है। क्या है? वक्रता केंद्र है। जबकि जबकि क्या है, वक्रता त्रिज्या जो था, यूं कहे कि एक गोलीय गोला जो है, उस गोले का जो त्रिज्या होगा वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। या दूसरी बात में कहे तो ऐसी जो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या होती है। तो क्या होता है वक्रता त्रिज्या? गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र और वक्रता से ध्रुव के बीच जो दूरी होती है उसको ही वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। यही हमारा क्या था? वक्रता त्रिज्या। यानी कि गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उसकी जो त्रिज्या होती है उसी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या है उसका मुख्य मुख्य अक्ष क्या है? तो ये वाला जो हमारा भाग है, ये वाला, ये जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, सरल रेखा, उसी को हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है उसी को हम लोग वक्र प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक। इसको हम देखो, फोकस है। क्या है? फोकस। फोकस क्या हो जाता है हमारा? तो ये जो अगर हम लोग बात करें अवतल दर्पण में जो ये समांतर क्या, मुख्य अक्ष जो होता है, मुख्य अक्ष के समांतर यदि प्रकाश की किरणें आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती है और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटेगी, वही बिंदु उसका क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फोकस। और जबकि उत्तल दर्पण में क्या होगा कि काटती हुई प्रतीत होगी। यहाँ देख ले तो ये काटती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? काटती हुई प्रतीत होगी। तो ये उसका क्या कहलाएगा? इसका उत्तल दर्पण का ये फोकस हो जाएगा और ये अवतल दर्पण का फोकस हो जाएगा। और फोकस दूरी क्या जाता है? तो फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी को स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है?
स्मॉल एफ द्वारा। ठीक। अब एक और चीज होता है, क्या होता है, तो गोलीय दर्पण, वक्रता तिर्य्या, तिर्य्या, और ध्रुव, फोकस जो होता है, फोकस दूरी, फोकस दूरी, दूरी, दोनों के बीच में एक संबंध होता है। क्या होता है, संबंध। क्या होता है, यानी कि एफ 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 बराबर जो होता है वो r/2 होता है। क्या होता है, एफ बराबर r/2, या कहे तो r बराबर होता है 2f। ठीक, ये याद रखना कि इसको सिद्ध करने के लिए कुछ बोला जाता है। ठीक, सिद्ध करने के लिए कहा जाता है कि hence कि एफ बराबर r/2, क्या कहा जाता है सिद्ध करने के लिए, एफ बराबर r/2। क्या, ठीक, तो अगले वीडियो में हम लोग सिद्ध करेंगे क्या, कि एफ बराबर r/2 कैसे होता है। ठीक। अब यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें।